हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्ज़ाम के परिवार में। और लास्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारे ड्राइवर की पहली क्लास आपके लिए है। और ये आपको एप्लीकेशन पे और यूट्यूब चैनल दोनों पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो भी बच्चा स्पेशल ड्राइवर की तैयारी कर रहा है वो लास्ट एग्ज़ाम के जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो ड्राइवर का बैच है इसे आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो बैच है वो आपका केवल 499 रुपये हमने इसकी फीस रखी है। और इसमें आपको ड्राइवर से संबंधित सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। दोस्तों, ये इस बैच में हम 50 मार्क्स के आपका जो ड्राइवर का सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस बैच में आपको क्या क्या करवाया जाएगा। दोस्तों, ड्राइवर का जो 50 मार्क्स का सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। साथ में 2100 प्लस क्वेश्चन हम इस बैच में करने वाले हैं। इस बैच की जो पीडीएफ है वो आपको क्लास के साथ में ही उपलब्ध हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों, ये जो बैच है इसके साथ में आपको 5 टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज हैं इनको भी मैंने बनाया है। इनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। जल्दी ही ये हम अपडेट करने वाले हैं। तो ये जो बैच है इसको आप केवल 499 रुपये में लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन से डाउनलोड करके खरीद सकते हैं और अपनी जो ड्राइवर की तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस बैच से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहे वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस बैच से जुड़े हुए हर एक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं इस बैच के बारे में। देखिए, ये जो बैच है इसका जो टाइमिंग है वो हमने फिक्स नहीं किया है। और वो किस लिए फिक्स नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों ये जो बैच है इसका जो टाइमिंग है वो हमने कुछ भी नहीं रखा है। क्योंकि दोस्तों इस बैच में काफ़ी हमारे ऐसे बड़े भाई हैं जो ऑलरेडी किसी अदर गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। जैसे कुछ लोग हमारे पास आईटीबीपी से लगे हुए हैं, बीएसएफ के भी लोग हैं दोस्तों, सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के। और दोस्तों इनमें जो ड्राइवर लगे हुए हैं वो हमारे साथ काफ़ी इस बैच में उन्होंने एनरोल किया है। उसके बाद कुछ लोग यूपी पुलिस से हैं, आरपी पुलिस से हैं, हरियाणा पुलिस से हैं। तो दोस्तों सभी प्रकार के जो हमारे बड़े साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकी जो ड्यूटी का टाइम है वो फिक्स नहीं है और इस वजह से हमने इस बैच का कोई भी फिक्स टाइम नहीं रखा है। ये जो बैच है वो आपको मंडे से और फ्राइडे तक रोज एक क्लास आपको देखने को मिलेगी और किसी दिन आपकी 2 क्लासेज भी हम करवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए जो टाइमिंग है वो हमने नहीं रखा है। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको केवल लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो जो बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं और जो ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसको दोस्तों आप इसको लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो बैच अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे केवल 499 में परचेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इस बैच को इतना प्यार दिया है और एक दिन के अंदर दोस्तों बहुत सारे एनरोलमेंट हमारे पास आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज आपकी जो पहली क्लास है उसके बारे में जितनी भी डिटेल है पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और मेरा ये एक टारगेट रहेगा कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें मैं क्लास में ही कवर करवाता चलूं और आपको याद करवाता चलूं। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें आपके इसमें जो हमने पहला टॉपिक लिया है, इस पीडीएफ को मैं दिखा देता हूं। इसमें हम मोटर वाहन अधिनियम 1988 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोटर वाहन अधिनियम 2019 को इसमें पढ़ने वाले हैं। और इनके अनुसार जो मेन पॉइंट है जैसे गोल्डन हावर हो गया, गुड स्मेरिटन व्यक्ति हो गया, वाहनों को रिकॉल करना हो गया, सड़क सुरक्षा बोर्ड हो गया, इनके बारे में जानकारी लेंगे।
और जो आपके अपराध एवं जो आपके जुर्माने हैं उनको दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद और आशा मैं आपसे रखूंगा जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ध्यान से इनको पढ़ना और इन्हें याद करने की कोशिश करना, ताकि ये जो कठिन चीज़ें हैं, देखिए दोस्तों जो चालान है उससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस कर दिए तो दोस्तों आप काफ़ी लोगों से आगे हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो टाइम है वो यहाँ पे शुरुआत होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में, देखिए ये जो अधिनियम आपका 1988 में जारी किया गया था, ये लोकसभा में कब पारित हुआ, इसको लोगों के ऊपर कब लागू किया गया, इस अधिनियम में क्या क्या चीजें आपकी रखी गई, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी जो अधिनियम होता है वो पिछले किसी अधिनियम को अपग्रेड करके बनाया जा रहा है, यानी कि उसके जो कुछ नियम कायदे हैं, जो उसके रेगुलेशन है, उसके जो नियम है, उनको संशोधित करके उनमें बदलाव करके नया अधिनियम बनाया जाता है। तो 1988 वाला जो अधिनियम था वो दोस्तों 1939 वाले अधिनियम को अपग्रेड करके बनाया गया था। यानी कि जो 1939 का अधिनियम है उसको उसमें संशोधन करके आपके 1988 का अधिनियम बनाया गया। उसके बाद दोस्तों ये जो 1939 का अधिनियम है ये आपके 1914 के अधिनियम को अपग्रेड करके बनाया गया है। तो दोस्तों 2 चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। 1914 के अधिनियम को अपडेट करके 1939 का अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम में संशोधन करके 1988 का अधिनियम बनाया गया। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है इसके बारे में बात करते हैं 1988 के अधिनियम के बारे में। दोस्तों इसका जो विस्तार है वो आपके संपूर्ण भारत में है, मतलब सभी राज्यों के द्वारा इस अधिनियम को लागू किया जाता है और इस अधिनियम का पालन किया जाता है। दोस्तों इससे जो संबंधित विभाग है वो आपका सड़क सुरक्षा एवं राजमार्ग मंत्रालय है, जो भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका विभाग है वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। और ये जो अधिनियम है ये 1939 के अधिनियम को अपग्रेड करके बनाया गया है। 1939 का अधिनियम 1914 के अधिनियम को अपग्रेड करके बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान आपके लिए रखे गए हैं, कौन कौन सी शक्तियां इस अधिनियम में रखी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस अधिनियम में जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपके ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर, जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आपके नियम हैं वो इस अधिनियम में रखे गए हैं। दोस्तों ये जो अधिनियम है वो उसके बारे में अगर बात करें तो जैसे 16 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। ये किस प्रकार के वाहन के लिए, जो बिना गियर वाले वाहन होते हैं उनके लिए जो 16 साल का बच्चा है वो अपना लाइसेंस बनवा सकता है, बिना गियर वाले वाहन, बिना गियर वाले वाहन। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो 18 साल का कोई बच्चा है तो दोस्तों वो आपके LMV के लिए अप्लाई कर सकता है, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अपना जो लाइसेंस है वो बनवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति 21 साल का है तो दोस्तों वो HMV के लिए और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए जो अपना लाइसेंस है उसको बनवा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें मोटर वाहनों के पंजीकरण के बारे में। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा जो मोटर वाहन आपके होते हैं उनका एक नंबर, उनको फिक्स नंबर दिया जाता है, उनके लिए पंजीकृत किया जाता है। दोस्तों कभी भी आपने 2 वाहनों के सेम नंबर नहीं देखे होंगे, यानी कि ये जो नंबर है वो आपको सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा, जो आपका RTO ऑफिस है उसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों का नियंत्रण,
देखिए, आप लोगों ने काफी बार जो बड़े ट्रक्स वगैरह होते हैं उन पे देखा होगा कि ऑल इंडिया परमिट उनके ऊपर लिखा होता है। जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर भी देखा होगा कि ऑल इंडिया परमिट उनके ऊपर भी लिखा होता है। तो दोस्तों, ये जो परमिट है वो आपका सड़क सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो सभी राज्य के परिवहन उपकरण हैं उनसे संबंधित जितने भी विशेष प्रावधान किए गए हैं वो सारे सड़क सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और अधिनियम 1988 में इन सभी का प्रावधान है। उसके बाद यातायात के आपके नियम हैं, बीमा कवर है, अपराध एवं दंड की धाराओं के बारे में। मान लीजिए कोई आदमी सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करता है तो जो उनके लिए अपराध हैं, जो उनके लिए जो चालान है, वो दोस्तों आपके अधिनियम में लिखे गए हैं। तो ये जो सारे प्रावधान है इनका जो विधायी शक्तियां हैं इनके प्रावधान आपके अधिनियम 1988 में किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो 1988 का अधिनियम है इसके अंतर्गत आपके जितने भी वाहन से संबंधित, जैसे वाहन का लाइसेंस बनवाना हो, वाहन का पंजीकरण करना हो, उसके बाद वाहन के लिए परमिट लेना हो, दोस्तों राज्य परिवहन के जो उपकरण हैं, जितने भी राज्य में जो वाहन चलते हैं उनसे संबंधित जो विशेष प्रावधान राज्य बनाता है उनसे संबंधित सभी प्रावधान आपके अधिनियम में देखने को मिलेंगे। यातायात के विनियमन के लिए क्यों सड़क के ऊपर सुचारू रूप से वाहन चलते रहें, जो उनके नियम हैं, ट्रैफिक रूल्स वगैरह हैं, उन सभी का जो नियमन है वो आपका अधिनियम के तहत किए जाते हैं। जो आपका बीमा कवर है, मान लीजिए आपकी दुर्घटना हो जाती है और जो मुआवजा आपको मिलता है, दोस्तों ये जो मुआवजा वगैरह है ये आपका जो अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को किस कंडीशन में क्या मुआवजा मिलना चाहिए। उसके बाद अपराध एवं दंड की धाराएं, दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अधिनियम में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपके अधिनियम के बारे में, तो दोस्तों ये जो आपका अधिनियम है वो आपका 1988 का अधिनियम है, ठीक है। ये जो अधिनियम है वो लोकसभा में कब पारित किया गया, यहाँ पे आप पारित लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है आपका लोकसभा में कब पारित किया गया, तो दोस्तों 14 अक्टूबर 1988 को ये जो अधिनियम है वो लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। और केंद्र सरकार के द्वारा इसे कब लागू किया गया, तो दोस्तों 1 जुलाई 1989 को केंद्र सरकार के द्वारा इस अधिनियम को लोगों के ऊपर थोप दिया गया है, मतलब लोगों के लिए लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक जो भी चीजें आपने समझी हैं मैं उनको कवर कर लेता हूँ। 1914 के अधिनियम को अपग्रेड करके 1939 का अधिनियम बनाया गया। 1939 अधिनियम को अपग्रेड करके 1988 का अधिनियम बनाया गया। दोस्तों लोकसभा के द्वारा 1988 के अधिनियम को कब पारित किया गया, ये आपका 14 अक्टूबर को पारित किया गया 1988 के अंदर। और लोगों के ऊपर कब इसे लागू किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई 1989 को पारित किया गया। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी होंगी। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे आगे बात करें तो इस अधिनियम को किसके द्वारा मंजूरी दी जाती है, तो दोस्तों इस अधिनियम को संसद के द्वारा मंजूरी दी जाती है। और आपने देखा होगा संसद के 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक होता है उच्च सदन जिसे राज्यसभा कहते हैं, एक आपका निम्न सदन होता है जिसे लोकसभा कहते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। और ये जो सदन है ये जैसे ही आपका जो बिल है वो इन सदनों के द्वारा अगर पास कर दिया जाता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा भी उसे पास कर दिया जाता है, तो दोस्तों वो जो बिल होता है वो अधिनियम बन जाता है, एक कानून आपका बन जाता है। उसके बाद इससे संबंधित जो विभाग है वो आपका सड़क सुरक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, ठीक है। उद्देश्य इस अधिनियम का क्या है, लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है ताकि जो लोग हैं
वो सभी नियमों की पालना करें और जो सड़क है, जो सड़क के नियम वगैरह है उनका पालन करें और जो अपनी ड्राइविंग है उसको अच्छे तरीके से करें, किसी भी नियम का वो उल्लंघन ना करें और यातायात के लिए उनकी समझ और विकसित होती जाए। तो दोस्तों इस वजह से ये जो अधिनियम है इनको तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो पॉइंट आ रहे हैं वो मैंने आपको बता 1939 के अधिनियम में संशोधन करके आपका मोटर वाहन अधिनियम 1988 तैयार किया गया है। उसके बाद 1988 का ये जो अधिनियम था 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया गया। उसके बाद ये जो अधिनियम 1939 वाला है वो 1914 के अधिनियम को संशोधित करके बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपकी अगर सड़क दुर्घटना कभी हो जाती है और आकस्मिक आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो दोस्तों उसमें आपको केंद्र सरकार के द्वारा मुआवजे दिए जाते हैं। और ये जो मुआवजे हैं ये आपको किसके द्वारा उसकी राशि आपके लिए तय की जाती है। तो दोस्तों सड़क दुर्घटना के जो मुआवजे हैं, वो जो दावे हैं, उनके लिए जो आपकी राशि है वो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के द्वारा तय की जाती है कि किस कंडीशन में आपको कितनी राशि सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए। ये जो राशि है देखिए, मैं आप लोगों को इसको थोड़ा और खोल के समझाता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए घातक दुर्घटनाओं का आप शिकार हो जाते हैं, कोई ऐसी दुर्घटना आपके लिए हो जाती है जो बहुत ही घातक है, तो उसमें अगर आपकी मृत्यु पर, तो दोस्तों यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है जो केंद्र सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है। घातक दुर्घटना के शिकार के परिवार को अंतरिम राहत के रूप में बिना किसी ऊपरी सीमा के 5 लाख रुपए प्रदान करने का प्रावधान अधिनियम 1988 में रखा गया है। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है उसमें घातक दुर्घटना के समय आपको 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जा सकता है। उसके बाद ये जो 1988 का अधिनियम है इसमें दोस्तों कुल 223 धाराएं हैं, जिसमें 868 धाराओं में संशोधन करके ये अधिनियम बनाया गया है। देखिए जब 1939 वाला अधिनियम था उसको अपग्रेड करके 1988 वाला अधिनियम बनाया गया, तो इस अधिनियम में कुल 223 धाराएं थी जिनमें 68 धाराओं में संशोधन किया गया है। उसके बाद दोस्तों ये जो 1988 का नियम है, अधिनियम है, ये यहाँ पे खत्म होता है। इसकी सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया। 1988 का जो अधिनियम है वो 1914 से स्टार्ट होता है। 1914 के अधिनियम को 1939 में अपग्रेड किया गया और 1939 के अधिनियम को 1988 में अपग्रेड किया गया। दोस्तों ये जो 1988 का अधिनियम है ये सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आता है। और दोस्तों इस अधिनियम को जो लोकसभा में ये जो सारी डेटें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसमें डेट आपसे पूछी जाती है। ये लोकसभा में दोस्तों 10 अक्टूबर को 1988 में पारित किया गया। उसके बाद लोगों के ऊपर इसे कब लागू किया गया, तो दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई 1989 को लोगों के ऊपर इसे लागू कर दिया गया। दोस्तों ये जो अधिनियम है इसमें जो टोटल धाराएं हैं वो 223 हैं और 68 धाराओं में इसमें संशोधन किया गया है। आपके जो मुआवजे की राशि है वो घातक दुर्घटना के समय 5 लाख तक का आपको मुआवजा दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपकी 1988 के अधिनियम के तहत आती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 2019 के अधिनियम के बारे में। देखिए ये जो अधिनियम है इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो फिर इसकी तारीख पूछ ले या फिर इससे संबंधित जो मेन पॉइंट हम आपको करवाने वाले हैं उससे संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें
वर्तमान समय में भारत में यातायात नियम नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हैं। मतलब जितने भी जुर्माने वगैरह लगेंगे वो सारे 2019 के अनुसार अब आपके लगाए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो जुर्माने हैं उनको 5 से और 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी जुर्माने हैं, उन सभी की आगे बात करेंगे। दोस्तों ये जो अधिनियम है 2019 का, उसे 1988 के अधिनियम में संशोधित करके बनाया गया है। दोस्तों 2019 वाले अधिनियम को 1988 के अधिनियम में अपग्रेड या संशोधन या परिवर्तन करके बनाया गया है। 1988 के अधिनियम को 1939 के अधिनियम से अपग्रेड करके बनाया गया है। 1939 के अधिनियम को 1914 के अनुसार अपग्रेड करके बनाया गया है। तो ये जो क्रम है ये आपको याद रखना है, इससे एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अधिनियम किस तारीख को ये लोकसभा में पास हुआ, किस तारीख को ये लोगों के ऊपर लागू किया गया, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए ये जो अधिनियम है उसको देख सकते हैं। ये जो अधिनियम है आपका 2019 का अधिनियम है और दोस्तों ये लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पारित किया गया। यहाँ पे भी आप पारित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा ये जो अधिनियम है वो लोगों के ऊपर 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया था। मंजूरी इसे भारत की संसद के द्वारा दी जाती है, लोकसभा में ये पारित हुआ था। उसके बाद दोस्तों संबंधित जो विभाग है वही सेम है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। देखिए जो आपके गाड़ियों से संबंधित, जो आपके वाहनों से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी आपकी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती हैं। उसके बाद ये जो अधिनियम है 2019 का, इसका जो उद्देश्य है लोगों में यातायात के नियम के प्रति जागरूकता लाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख लीजिए। इस अधिनियम को 23 जुलाई 2019 को पारित किया गया लोकसभा के अंदर और केंद्र सरकार के द्वारा इसे 1 सितंबर 2019 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार दोस्तों एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष का गठन किया जाएगा, जिसमें आपका जो बीमा कवर है, सड़क सुरक्षा बीमा कवर, उसके अधीन जो बीमा कवर है वो आपका मोटर वाहन दुर्घटना कोष प्रदान करेगा। देखिए इस नोट में जो चीज लिखी गई है, इसलिए इस अधिनियम में केंद्र सरकार के लिए मोटर वाहन दुर्घटना कोष के गठन की बात कही गई है, जो भारत में सड़क का उपयोग करने वालों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। यानी कि दोस्तों आपका जो बीमा कवर है वो मोटर वाहन दुर्घटना कोष एक फंड बनाया जाएगा और इसके अनुसार ही, इस फंड में ही आपको जो बीमा कवर है वो राशि दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आगे की, तो दोस्तों यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो हम दोबारा आपको कवर करवा देंगे और इसका आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए एक जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है वो गोल्डन हावर है, एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपका गुड सिमेरिटन बिंदु है, व्यक्ति है। तो जो गोल्डन आवर है उसकी बात करते हैं। घातक चोट के बाद 1 घंटे की जो समावधि होती है उसे आपका गोल्डन आवर कहा जाता है। मान लीजिए आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उसके बाद जो 1 घंटे का टाइम होता है उसको गोल्डन हावर का नाम दिया गया है। और दोस्तों ये एक ऐसा समय होता है जिस जो व्यक्ति घायल होता है उसको मृत्यु से बचाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तत्काल देखभाल से मृत्यु से बचाव की संभावना सबसे अधिक होती है। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार गोल्डन आवर के दौरान सड़क पर दुर्घटना के शिकार लोगों का कैशलेस उपचार करने की एक योजना विकसित कर रही है। तो दोस्तों केंद्र सरकार के पास एक ऐसी योजना विकसित की जा रही है जो आपका कैशलेस उपचार, किस स्थिति में, मान लीजिए आप
कहीं घर से दूर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो दोस्तों केंद्र सरकार, मान लीजिए आपके पास कोई भी अपना कोई परिजन नहीं है जो आपका समय पे इलाज करवा सके और आपके पास पैसे नहीं है, तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा उन व्यक्तियों के लिए, घायल व्यक्तियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा केंद्र सरकार इसकी योजना बना रही है 2019 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, देखिए जो गोल्डन हावर है वो आपकी दुर्घटना से 1 घंटे के भीतर का समय होता है, और ये जो 1 घंटा है वो इतना मोस्ट है कि दोस्तों इसमें किसी व्यक्ति की जो जान है उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें, इस गोल्डन हावर के दौरान जो व्यक्ति अपना इलाज करवाना चाहता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों कैशलेस उसका उपचार हॉस्पिटल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये योजना केंद्र सरकार 2019 अधिनियम के तहत लेके आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं, मान लीजिए ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें जान की हानि आपको देनी पड़ती है, यानी कि हिट एंड रन का मामला आपके होता है, तो इसके लिए सरकार ने जो अपने मुआवजे थे उनकी राशि को बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए आपकी मृत्यु हो जाती है, तो दोस्तों इस कंडीशन में पहले 1988 अधिनियम के तहत आपको 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी, और अब इस राशि को बढ़ा के 2 लाख रुपए आपके लिए कर दिए गए हैं। अगर आपकी अचानक मृत्यु हो जाती है, ऑन द स्पॉट जिसे हम बोलते हैं, अगर दुर्घटना के समय ऑन द स्पॉट आपकी मृत्यु हो जाती है तो 25,000 रुपए की जगह आपको 2 लाख रुपए दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा मुआवजे के तौर पर मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों गंभीर चोट की स्थिति में पहले 12,000 रुपए तक, मान लीजिए आपके कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गए, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार के द्वारा 12,500 रुपए जो पहले दिए जाते थे उनको बढ़ाकर अब 50,000 रुपए आपके लिए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्डन हावर क्या चीज होती है, दुर्घटना के बाद 1 घंटे का जो समय होता है उसको गोल्डन हावर कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में जो मृत्यु है उससे घायल व्यक्ति को बचाया जा सकता है, और उसके लिए कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। उसके बाद हिट एंड रन की कंडीशन में दोस्तों पहले जो आपका मृत्यु का मुआवजा था वो 25,000 रुपए के आसपास मिलता था, लेकिन अब उस मुआवजे को 2 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद गंभीर चोट की स्थिति में 12,500 रुपए को बढ़ाकर 50,000 रुपए आपके लिए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्डन हावर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों गुड सिमरिटन व्यक्ति के ऊपर। देखिए आप लोगों ने ऐसी चीजें देखी होंगी। पहले क्या होता था 1988 के अधिनियम में दोस्तों, मान लीजिए सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी सहायता अगर कोई व्यक्ति करता है, और अगर मान लीजिए सड़क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल तक अगर वो कोई अदर व्यक्ति उसे ले जाता है और बीच में ही अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में कुछ और अनहोनी हो जाती है, तो दोस्तों उस घायल व्यक्ति के जो परिजन थे इस बचाने वाले व्यक्ति के ऊपर ही केस वगैरह फाइल कर देते थे और उस पे आरोप लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन सरकार ने 2019 के अधिनियम के तहत गुड सिमरिटन जो व्यक्ति है उसको इस अधिनियम में रखा गया है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो घायल को हॉस्पिटल तक पहुंचा रहा है या फिर उसे प्राथमिक उपचार देने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल ले जाने से पहले हो जाती है या फिर प्राथमिक उपचार करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति है गुड समरिटन व्यक्ति कहलाता है और उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे गुड समरिटन का जो पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। अधिनियम के अनुसार गुड समरिटन व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो किसी दुर्घटना के समय पीड़ित व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा
या दोस्तों चिकित्सा सहायता करें, यानी कि क्या तो वो उसका प्राथमिक उपचार करे, आपातकालीन जो उपचार होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो व्यक्ति उसे चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल ले जाता है और बीच रास्ते में उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, अधिनियम में प्रावधान है कि यदि सहायता करते हुए पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तब भी गुड सिमेरिटन व्यक्ति किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब आपके ऊपर कोई भी आरोप वगैरह नहीं लगाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई सड़क के ऊपर दुर्घटना ऐसी मिले जिसमें आपको सहायता करनी पड़ जाए, तो दोस्तों आप उसकी पूरे तरीके से प्रॉपर सहायता करिए, आपके ऊपर कोई भी आरोप वगैरह नहीं लगाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वाहनों के रिकॉल पॉइंट को देखते हैं। रिकॉल का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा वाहन है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, सड़क है उसको नुकसान पहुंच रहा है, या फिर आपका जो वाहन है वो इस कंडीशन में है कि यातायात और जो वायु पर्यावरण है उसमें आपको वो उस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस कंडीशन में जो आपका वाहन है उसको केंद्र सरकार के द्वारा जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा आपके वाहन को जब्त किया जा सकता है। वाहनों को रिकॉल करना, यह अधिनियम केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल यानी कि वापस लेने करने का आदेश की अनुमति देती है। इसमें क्या क्या आपके कारण शामिल हो सकते हैं। वाहन में आपकी ऐसी खराबी है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका जो वाहन है उसको रिकॉल किया जा सकता है। आम लोगों को आपके वाहन की वजह से नुकसान हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर सड़क को आपका वाहन कुछ नुकसान, मान लीजिए सड़क को वो खराब करता चल रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपका जो वाहन है उसको रिकॉल किया जा सकता है, उसको जब्त किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करें सड़क सुरक्षा बोर्ड के बारे में। 2019 के अधिनियम के अनुसार एक ऐसा सड़क सुरक्षा बोर्ड आपके लिए केंद्र सरकार बनाने जा रही है। उसके माध्यम से जो आपकी सड़कें हैं, जो आपका ड्राइवर से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका आपका विवरण वो रखने वाला है। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं कंप्लीट। तो दोस्तों सड़क सुरक्षा बोर्ड की अगर बात करें तो इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान है और इसमें आपके कौन कौन सी कंडीशन आती हैं जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए बनाया जाएगा, और इसमें निम्न बिंदु आपके शामिल हैं। दोस्तों जो आपका वाहनों का स्टैंडर्ड है उसको देखने के लिए सड़क सुरक्षा बोर्ड का प्रावधान किया गया है। मान लीजिए आपका वाहन है वो उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। आपको पता है काफी राज्यों में जो वाहन की वैलिडिटी है 10 ईयर होती है, कुछ राज्यों में 15 ईयर तक होती है, 20 ईयर तक होती है। तो दोस्तों ये जो वैलिडिटी वगैरह है, जो वाहन का स्टैंडर्ड है, उसकी जांच के लिए और उसके लिए नियम जो कानून है वो आपकी सड़क सुरक्षा बोर्ड उसके लिए गठन किया जा रहा है, ताकि जो चीजें हैं उनको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। मोटर वाहनों का जो रजिस्ट्रेशन है और जो लाइसेंस आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो सड़क सुरक्षा बोर्ड के अधीन आपको अब करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सड़क सुरक्षा के जो मानदंड है उनके बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी सड़क सुरक्षा बोर्ड के अधीन रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो नए वाहनों की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आपने देखा होगा दोस्तों जो इंजन्स वगैरह हैं वो वाहनों में अब चेंज किए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और जो ईंधन की खपत है दोस्तों उसको बचाया जा सके। तो इसके लिए जो नए वाहन है उसकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मेन पॉइंट मैंने आपको बताए। इनमें दोस्तों जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका गोल्डन आवर है, उसको याद रखना है, गोल्डन आवर है। उसके बाद में दोस्तों आपका गुड सिमेरिटन बिंदु है, गुड सिमेरिटन व्यक्ति है, सिमेरिटन व्यक्ति है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो दोस्तों आपका सड़क सुरक्षा
सड़क सुरक्षा बोर्ड है। ये 3 पॉइंट आपको 100% याद रखने हैं। गोल्डन आवर की बात करें तो दोस्तों आपके एक्सीडेंट के बाद 1 घंटे तक का जो समय होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं, जिसमें आदमी की जो घायल व्यक्ति है उसको जान से बचाने का समय आपका गोल्डन आवर होता है। उसके लिए आपको जो केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए जा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों गुड सिमेरिटन व्यक्ति है, जो व्यक्ति किसी घायल को या किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने वाला है, उसका प्राथमिक उपचार करने वाला है, तो उसके ऊपर कोई भी आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं उसके विरोध में। सड़क सुरक्षा बोर्ड है, जिसके तहत आपका जो वाहन है उसके पंजीकरण के लिए, लाइसेंस के लिए दोस्तों आपके वाहन के स्टैंडर्ड को जांचा जाएगा। सड़क सुरक्षा के जो मानदंड हैं उनको देखा जाएगा, और जो नए प्रौद्योगिकी है वाहनों के लिए उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों एक जो टॉपिक अब मैं आपको करवाने वाला हूँ, अपराध एवं दंड और जो आपके जुर्माने हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल सकते हैं, और इसमें एक क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करते हैं अपराध एवं दंड के बारे में, देखिए अगर आप किसी भी चीज का उल्लंघन करते हो, जैसे हेलमेट आपने नहीं पहना है, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास में जो जरूरी कागजात होते हैं वो नहीं है, अगर आप ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करते हैं, अगर आप सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं, अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो दोस्तों ये जो जुर्माने हैं वो आपके ऊपर लगाए जाते हैं। पहले के जो जुर्माने हैं वो 1988 के अधिनियम के तहत हैं, और जो अब नए चालान हैं वो दोस्तों 2019 के अधिनियम के तहत आपके ऊपर लगाए जाते हैं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया 2019 के तहत जो जुर्माने हैं उनको दोस्तों 5 से 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि आपकी जो जुर्माने की राशि है उसको बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं, ये जो जुर्माने वगैरह हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्या क्या जुर्माने किस चीज़ के लिए आपके लगाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सामान्य नियम की बात करें, अगर आप सड़क नियमों का उल्लंघन करते हैं तो पहले जो आपके 100 रुपए का जुर्माना था उसको अब 500 रुपए का कर दिया गया है। मतलब अगर आप सड़क के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। मान लीजिए आप लहरा के अपने वाहन को चला रहे हैं, तो इससे जो आसपास के वाहन हैं उनको बाधा उत्पन्न होगी, और इस चीज के लिए जो आपका पहले चालान था वो 50 रुपए का था, जिसे अब बढ़ा के 500 रुपए कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद रेड रेगुलेशन नियम का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों पहले जो आपका चालान 100 रुपए का था उस चालान को अब 500 रुपए का कर दिया गया है। देखिए अगर आप इस वीडियो को लाइब्रेरी में बैठकर देख रहे हैं तो ये जो चालान है इनकी नई राशि अपने मन में गुनगुनाने की कोशिश करें। अगर आप अपने घर पे हैं, कहीं और बाहर हैं, अपने रूम पर हैं, तो दोस्तों आप इन्हें बोल बोल कर याद करने की कोशिश करें। तो सामान्य अगर सड़क नियमों का आप उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए 500 रुपए का जुर्माना है। यातायात के लिए मुक्त प्रवाह में अगर आप बाधा डालते हैं तो दोस्तों आपके लिए 500 रुपए का जुर्माना है। अगर आप रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों आपके लिए 500 रुपए का जुर्माना है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जल्दी याद होंगी। अथॉरिटी के आदेश, जो आपका आरटीओ ऑफिस है उसके आदेश के अगर आप अवहेलना करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए 2000 रुपए का चालान है। पहले ये जो चालान था वो आपके लिए 500 रुपए का था, लेकिन दोस्तों अब ये जो चालान है आपके लिए 2000 रुपए का चालान है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें अनाधिकृत बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 5000 रुपए का चालान है।
देखिए इसमें भी बिना लाइसेंस है, और ये जो पॉइंट है इसमें भी बिना लाइसेंस आप गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इन दोनों के चालान है वो सेम है। दोस्तों ये जो है, देखिए मान लीजिए आपके पास लाइसेंस भी नहीं है और आपको गाड़ी चलाने का अधिकार भी नहीं है। मतलब एक तो ये कि आपको अधिकार भी नहीं है गाड़ी चलाने का और आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो अगर आप गाड़ी चलाते पाए जाते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर 5,000 रुपए का चालान किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना, तो दोस्तों अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। उसके बाद अयोग्यता के बावजूद आप गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आप वाहन चलाते समय आपको नॉलेज नहीं है, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से वाहन नहीं चलाना आता, तो इसके लिए 10,000 रुपए का आपके लिए जुर्माना किया गया है। यानी कि आप अयोग्य हैं वाहन चलाने में, फिर भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको 10,000 रुपए का जो जुर्माना है वो भुगतना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर आप सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, सड़क नियमों का, तो 500 रुपए का जुर्माना है। यातायात के मुक्त प्रवाह में बाधा बनते हैं, 500 रुपए का जुर्माना है। रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन करते हैं, 500 रुपए का जुर्माना है। अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करते हैं, 2,000 रुपए का जुर्माना है। अनाधिकृत बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना है। और दोस्तों यहाँ पे अयोग्यता के बावजूद आप गाड़ी चलाते हैं, 10,000 रुपए का जुर्माना है। और बिना लाइसेंस, यहाँ भी बिना लाइसेंस, तो दोस्तों दोनों में आप देख सकते हैं 5-5 हजार रुपए का जुर्माना है। यानी कि बिना लाइसेंस की बात हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, 5,000 रुपए का आपका जुर्माना है। उसके बाद दोस्तों इन चीजों को कवर कर लेते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें अगर आगे की बारे में, तो यहाँ पे ओवर साइज का अगर आप वाहन चलाते हैं, मान लीजिए आपका जो वाहन का साइज है आप उसे साइड से बढ़वा लेते हैं, और जो ओवर साइज है मान लीजिए आप ओवर उसमें जैसे नहीं होता, जैसे ट्रैक्टर होता है उसमें अगर आप जैसे भैंसों के लिए चारा वगैरह लेकर आते हैं तो साइडों में उस जो एक कार्टून टाइप में वो लटका लिया जाता है, तिरपाल वगैरह। तो दोस्तों उससे क्या होता है, जो साइड के वाहन हैं उनको प्रॉब्लम आती है, और इस वजह से जो आपका चालान है वो ओवर साइज की वजह से 5,000 रुपए का आपका चालान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आप रोड के ऊपर स्टंट करके दिखाते हैं, ठीक है, कई नहीं होते फैंसी टाइप में जो स्टंट वगैरह करके गाड़ियों को चलाते हैं, तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उसके साथ में 6 माह से 1 साल तक आपको सजा सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों खतरनाक तरीके से आप गाड़ी चलाओगे तो पहले इसके लिए जुर्माना है वो 1,000 रुपए है। दोस्तों मैं इनको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये 1988 अधिनियम के तहत है, ये अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो अधिनियम 2019 इसके जो सभी जुर्माने हैं इनको अपग्रेड कर दिया गया है और इनमें संशोधन कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो जुर्माने वगैरह हैं वो खतरनाक तरीके से अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 5,000 रुपए का आपको जुर्माना दिया जाएगा। अगर आप या फिर दोस्तों 6 माह से 1 साल तक आपको सजा सुनाई जा सकती है। अगर दोस्तों आप सबसे जो मेन आपका जो लगभग सभी लोगों का चालान कटता है वो है शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 2,000 रुपए का आपका चालान पहले किया जाता था, उसको बढ़ाकर डायरेक्ट लगभग 5 गुना इसको कर दिया गया है, 10,000 रुपए आपके लिए कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप पहली बार गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो यहाँ पे आपका जो चालान है वो 10,000 रुपए का होगा। ठीक है, साथ में आपको 6 माह से और 1 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। अगर आप इस गलती को दोबारा दोहराते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये जो चालान है इसकी सीमा बढ़ा के
आपके लिए 2 साल तक कर दी जाती है। 2 साल की आपको सजा सुनाई जा सकती है और इसके लिए जो चालान है वो आपका 15,000 रुपए तक कर दिया जाता है। ठीक है। अगर मतलब दोस्तों आप पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो जुर्माना है वो 10,000 रुपये होता है और 6 माह से 1 साल तक आपको कैद या सजा मिल सकती है। आप उसी गलती को दोबारा दोहराते हैं तो आपको 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और 2 साल तक की सजा आपको सुनाई जा सकती है। उसके बाद अगर आप रेसिंग करते हैं, कई ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे, ऐसे जो नौजवान हैं आपने देखे होंगे, वो दोस्तों रेसिंग करने लग जाते हैं, कंपटीशन सड़क के ऊपर करने लग जाते हैं। तेज गति से वाहन को अगर आप चलाते हैं तो दोस्तों अब आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ओवर स्पीड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ओवर स्पीड का मतलब है, देखिए ये जो जुर्माना है, मैं आप इसको थोड़ा मिटा के आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों ये जो जुर्माना है वो आपका तेज गति की वजह से है और यहाँ पे ओवर स्पीड का मतलब होता है अगर आप ऐसी कंडीशन में वाहन चला रहे हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, इतना स्पीड आपने कर रखी है कि बस एक्सीलेटर से पांव आपका हट ही नहीं रहा है, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपका जुर्माना है वो हल्के वाहनों के लिए 1 से 2,000 रुपये होता है। बाहरी वाहनों के लिए ये जो जुर्माना है 2 से 4,000 रुपये होता है। जिन बच्चों ने किताब ली है दोस्तों, बुक हमारी ड्राइवर की जो बुक आपने परचेज करी है, इसमें ये जो जुर्माने हैं उनको भी आप और लिख लेना, ये मैंने इसमें अपग्रेड कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जो मेन जुर्माना है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो दोस्तों पहले ये जुर्माना आपके लिए 100 रुपये का रखा गया था और अब इस जुर्माने को 10 गुना कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों 1,000 रुपये आपके, अगर आप सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करते हैं तो 1,000 रुपये का आपका जुर्माना अब लगाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया अगर आप बिना लाइसेंस के अगर आप वाहन चलाते हैं तो ये जो जुर्माना है वो आपके लिए 5,000 रुपये का होता है और अगर आप बिना सीट बेल्ट का प्रयोग किए वाहन चलाते हैं तो जुर्माना आपके 1,000 रुपये का होता है। उसके बाद दोस्तों अगर आप बिना परमिट के गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पे जो आपका जुर्माना है वो 10,000 रुपये तक का लिया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे पता है आपके लिए नई है, आपको इन्हें याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर बार बार आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आप इस वीडियो को एक बार नहीं दोस्तों 5 बार देखो, इसका मतलब ये चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। जब तक अगर आपने इस वैकेंसी में दोस्तों सिलेक्शन नहीं लिया तो ये वैकेंसी आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगी, चाहे फिर वो 21 साल वाला बच्चा क्यों ना हो। तो यहाँ पे बिना परमिट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों 10,000 रुपये का आपको चालान देना पड़ेगा। अगर लाइसेंस की कंडीशन का आप उल्लंघन करते हैं, लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन का क्या मतलब है, मान लीजिए दोस्तों आपका जो लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, फिर भी आप उसका यूज कर रहे हैं, उसे रिन्यू नहीं करवा रहे हैं। अगर आपके लाइसेंस की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो उसके बाद भी उसके ऊपर जाकर आप इस लाइसेंस का उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए जो पहले चालान बिल्कुल भी नहीं था, मतलब 0 रुपये का आपका चालान था, उसे बढ़ाकर सबसे ज़्यादा 25,000 से 1,00,000 रुपये तक का आपका जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप लाइसेंस की कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो यहाँ पे 25,000 से 1,00,000 रुपये तक का आपका जुर्माना हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें पैसेंजर यात्रियों के बारे में, मान लीजिए अगर आपने अपनी लिमिट के बाद भी आपने सवारी अपने वाहन में बैठा रखी है, जैसे गांव में नहीं देखते जो कार वगैरह होती हैं, जो सवारी गाड़ियां होती हैं उनके बगल में भी लदे होते हैं, पीछे भी लदे हुए होते हैं, ऊपर भी बैठे होते हैं और अंदर भी बैठे हुए हैं, मतलब 20 सीटों की गाड़ी है और जिसमें 50 सीटें वो ओवरलोड करके ले जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यात्रियों की ओवरलोडिंग करते हैं तो यहाँ पे 1,000 रुपये
प्रति पैसेंजर आपसे लिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों दो पहिया वाहनों की ओवरलोडिंग, अगर आप दो पहिया वाहनों पर 2 से अधिक व्यक्ति बैठाते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपसे 2,000 रुपये का चालान वसूला जा सकता है और 3 महीने तक आपका जो लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप बाइक पर, स्कूटर पर या स्कूटी पर या कोई भी दोपहिया वाहन है उसके ऊपर ओवरलोडिंग आप करते हैं तो आपका 2,000 रुपये का चालान हो जाएगा और 3 महीने तक आपका जो लाइसेंस है उसको भी रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें बिना हेलमेट अगर आप यात्रा करते हैं तो दोस्तों आपके पास 1,000 रुपये का चालान वसूला जा सकता है और 3 महीने तक आपका जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें इमरजेंसी वाहन को अगर आप रास्ता नहीं देते हैं, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, अगर आप उसको रास्ता नहीं देते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट आपके ऊपर 10,000 रुपये का जो चालान है वो थोपा जा सकता है। ठीक है। इमरजेंसी वाहन के अंतर्गत दोस्तों कुछ सरकारी वाहन भी आते हैं और एम्बुलेंस वगैरह भी आती हैं। तो दोस्तों अगर आप इन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये का चालान है वो थोपा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर, देखिए दोस्तों अगर आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाया है या बीमा कवर आपने नहीं लिया है तो आपके ऊपर जो पहले चालान 1,000 रुपये का था उसको बढ़ाकर अब दोस्तों 2,000 रुपये आपके लिए कर दिया गया है। और अगर आप बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं तो ये जो चालान है वो उसके लिए आपको 3 माह तक की कैद भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों दस्तावेजों को लगाने की अधिकारियों की सख्ती, मान लीजिए आपके पास में अपने वाहन से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो दोस्तों जो दस्तावेज हैं आपके वो कंप्लीट नहीं है तो अधिकारियों के द्वारा जो पहले आपके लिए कोई चालान नहीं था 2019 अधिनियम में जो 183 धारा है, 184 है, 185 है, 189 है, 190 धाराओं के तहत जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। मान लीजिए आपके वाहन में जो डॉक्यूमेंट हैं उनमें कुछ कमी पाई जाती है, आप अगर चोरी का कोई वाहन चला रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपका लाइसेंस है उनको 183, 84, 85, 89 और 190 धाराओं के तहत आपके जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाबालिग के द्वारा। देखिए अगर कोई ऐसा बच्चा गाड़ी चलाता है जो नाबालिग है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है, तो दोस्तों उस बच्चे के लिए 25,000 रुपये का जुर्माना केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे 3 साल की उस बच्चे को सजा भी हो सकती है। और यहाँ पे जो मेन बात है दोस्तों, उस बच्चे को जिस व्यक्ति ने गाड़ी दी है, वाहन जिस व्यक्ति का है, यानी कि जो वाहन वह बच्चा चला रहा है उस वाहन का मालिक और इस नाबालिग व्यक्ति के बालक के माता पिता भी उतने ही दोषी हैं जितना ये नाबालिग बालक है। ठीक है। इसके लिए जो उसके अभिभावक हैं और जो गाड़ी का मालिक है वो दोस्तों दोषी माने जाएंगे। और इस नाबालिग की जो उम्र है वो जब तक 25 साल नहीं हो जाती तब तक इसका लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया जाता है, यानी कि वो लाइसेंस अपना नहीं बनवा सकता है। ठीक है। और यहाँ पे जो वाहन का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें ओवरलोडिंग के बारे में, तो यहाँ पे ओवरलोडिंग का मतलब है, मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे जो ट्रक होते हैं उसकी जो क्षमता होती है लगभग 25 टन के आसपास होती है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन जो ट्रक वाले चालक होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भाड़ा है उसको बचाने के लिए दोस्तों वो 40 टन तक वो अपने वाहन में लोडिंग कर लेते हैं सामान की। तो इस कंडीशन में जो ये 15 टन वो अधिक
लोड कर रहे हैं दोस्तों, इसके लिए जो ओवरलोडिंग का चालान है वो अब 20,000 रुपये लिया जाता है और उसके बाद में प्रति टन 2,000 रुपये और लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 15 टन है तो इसके लिए 30,000 रुपये तो इसको अलग देने पड़ेंगे प्रति टन 2,000 रुपये के हिसाब से, और प्लस 20,000 रुपये इससे जो जुर्माना है वो फिक्स लिया जाता है, यानी कि इसको 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ओवरलोडिंग है उसके लिए 20,000 रुपये जुर्माना है, जो पहले आपका 2,000 रुपये था और प्रति टन 10,000 रुपये आपसे लिए जाते थे, उसके लिए उसके बाद दोस्तों इसमें संशोधन करके अब 20,000 रुपये आपका जुर्माना रखा गया है और 2,000 रुपये प्रति टन आपसे अलग लिया जाता है। तो दोस्तों ये आपकी पहली क्लास थी, इसके जो नियम वगैरह हैं वो आपको मैंने सारे बता दिए हैं, जो आपके अधिनियम वगैरह हैं वो भी मैंने आपको बताए। तो ये जो पीडीएफ है, जो लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए जो पीडीएफ है वो लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और दोस्तों ये जो वीडियो का पीडीएफ है ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज और कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जिन बच्चों ने इस बैच को एनरोल कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और आपका जो ये बैच है इसमें रेगुलर अब क्लास चलती रहेंगी, और इसके लिए जो हमने टाइमिंग फिक्स इसलिए नहीं रखा है ताकि सभी बच्चे हमारे लिए समान हैं और उनकी जो स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से चलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद,